हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अयंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई नो कि मैंने बहुत ज़्यादा देर लगा दी है इस लास्ट वीडियो को बनाने के लिए फॉर द सेकंड BHMS न्यू सिलेबस, बट बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम थे जो मैंने किए हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो वेट है वो वर्थ इट रहेगा, बिकॉज कि मैंने इस वीडियो के अंदर बात करी है अबाउट माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस, और उसी के साथ साथ जो आपका प्रैक्टिकल होने वाला है फॉर द पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये दोनों को हम कंबाइनली ही देखते हैं, भले ही इसके जो पेपर्स हैं वो डिफरेंट आए, बट इन दोनों का जो प्रैक्टिकल है उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो के अंदर बात करूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जिन लोगों ने पैथोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो देख लेना, बिकॉज कि उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि आपको पैथोलॉजी के लिए क्या एग्जामिनेशन रहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बुक्स कौन सी लेनी है, सिलेबस कैसा रहेगा टर्म एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने उसके अंदर बताया है, जैसे आप यहाँ पर दिख रहे हो। ये सारी स्लाइड्स जो हैं वो हमने उस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है वो आपका पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पेपर 2 के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कुल मिलाकर 16 जितने आपके पास टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके अंदर से अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे जो हमने सबसे पहला वाला टॉपिक देखा था जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ टू दी माइक्रोबायोलॉजी, तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या चीज़ आती है। ऑफकोर्स जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक होता है उसके अंदर से मोस्ट प्रोबेबली आपको MCQs वगैरह ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो 3 टॉपिक देख रहे हो उसके ऊपर से आपको MCQs पूछे जाना या फिर तो वाइवा के अंदर क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कि वाइवा के अंदर जस्ट स्टिल सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती, तो आपको बस इन सारी चीज़ों को एक बार देख लेना है, ठीक है। दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं या फिर तो दूसरे चैप्टर के ऊपर आते हैं, विच इज़ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है कि आपको शॉर्ट नोट आ सकती है, उसके अलावा कुछ फुल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये आपको शॉर्ट नोट में पूछी जाएगी। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द शेप, देन द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ऑटोक्लेव एनवेलप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सेपरेटली जो है कि 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है, या फिर तो ये सब आपको साथ में भी पूछा जा सकता है एज अ फुल क्वेश्चन, ठीक है। फ्लैजिला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिला की डेफिनेशन और उसके टाइप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको ऐसे बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल लिखने हैं जस्ट कि जिनके अंदर फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी जैसे जैसे आप अपना जो है सेकंड ईयर पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी थोड़े से वर्ड जो है वो आपको नए लग रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट स्टिल आपने बस इस चीज़ को देख लेना है। और येस, मैं ये जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो ईजिली आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। बार बार आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं डिस्क्राइब द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। तो ये भी आपको शॉर्ट नोट में ही पूछा जाता है। एंड लास्टली जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द एनर्जी रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा आपको जो है कि जो वाइवा होता है, ठीक है, उसके अंदर भी पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब या फिर तो गिव मी द नेम ऑफ द बैक्टीरियाज वो हैव द ऑक्सीजन रिक्वायर, ठीक है, जिनको की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, और ऐसे बैक्टीरिया जिनको की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक चीज़ है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, विच इज स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये भी अगेन आपको शॉर्ट नोट भी इसके अंदर से आ सकती है, इसके अंदर से आपको फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट थिंग विच इज द डेफिनेशन, जितने भी इसके अंदर वर्ड आते हैं, ये चैप्टर के अंदर जितने भी वर्ड आएंगे उन सब का आपको यहाँ पर जो है कि मैंने लिख कर दे दिया, उन सब की जस्ट आपने एक जगह पर डेफिनेशन लिख कर रख देनी है, ठीक है। जिससे कि आपको ज़्यादा जब वाइवा के टाइम होता है तब हम डेफिनेशन ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो आपके साथ। दूसरी चीज़ है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन एंड द फिजिकल मेथड पर्टिकुलरली, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको शॉर्ट नोट में वाइवा के अंदर या फिर तो जैसे ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको मेंशन करी हुई हैं तो ये आपका फुल मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द पेस्चराइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन। ये थोड़ा सा अनपॉपुलर वाला क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आपकी यूनिवर्सिटी हार्ड पेपर निकालती है, अगर प्रीवियस ईयर के अंदर पेस्चराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा समझकर आपने इसको पढ़ लेना है। डिस्कस ऑन द वेरियस टाइप ऑफ द केमिकल एजेंट फॉर द स्टरलाइजेशन, अगेन एन अनपॉपुलर क्वेश्चन। स्टेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसइंफेक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते जितना कि हॉट एयर ओवन और जो आपका ऑटोक्लेव है और फिजिकल मेथड है फॉर द स्टरलाइजेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है। उसके आगे चलेंगे, फोर्थ वाला चैप्टर देखेंगे, फोर्थ वाला टॉपिक देखेंगे, स्टेनिंग कल्चर मीडिया एंड मेथड। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ ये आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ऐसा कुछ लगेगा कि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सो डिस्कस द वेरियस स्टेनिंग मेथड फॉर द बैक्टीरिया, स्टेप्स ऑफ द ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग जिसे हम बोलते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले चैप्टर के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। क्लासिफाई द बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच का डिफरेंस, विच इज अ हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। दूसरी चीज़ है स्टेप ऑफ द एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड फास्ट बेसिलाई, विच इज अ TB, ट्यूबरकुलर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये पूरा अपने आप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी, उसका जो है कि क्लासिफिकेशन करना है बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी, कॉन्स्टिट्यूट, फंक्शन एंड विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, फुल वाला क्वेश्चन। उसके अलावा मेथड यूज फॉर द कल्चरिंग मीडिया, ये थोड़ा अगेन अनपॉपुलर क्वेश्चन है। एनारोबिक कल्चर मेथड, ये भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले वाले क्वेश्चन है उसके कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाएंगे विच इज़ इन्फेक्शन एंड द डिजीज़। ठीक है, तो ये चीज़ भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन आगे जाकर जो मतलब कि इंपॉर्टेंट वाले पैरासाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट वाले उनकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, जो फुल मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर कि कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, फंगाई है, ठीक है, तो उसके अंदर से क्या डिजीज़ निकल कर आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फॉर द फुल क्वेश्चन। ये सारे कैसे हैं कि इनके अंदर से MCQ निकल सकते हैं, इनके अंदर से शॉर्ट नोट निकल सकती है। ठीक है, वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें देखनी है। आगे बढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के बारे में। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने सबके आगे सेम चीज़ लिखी है, लाइक एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी, विरुलेंस फैक्टर एंड द पैथोजेनेसिस। ठीक है, उसके आगे जो बैक्टीरिया है उनके नाम जस्ट डिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आपके बुक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलेंगे, लेकिन इतने सारे बैक्टीरियाज में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि ऐसे कौन से बैक्टीरियाज हैं या फिर तो ऐसे कौन से डिजीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जो कि आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, राइट। तो जस्ट इतना दिमाग लगा लो, तुमको पता चल जाएगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन सब के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, लाइक स्टेफाइलोकोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई है, तो ऑफकोर्स टिटेनस उसके अंदर से होगा, तो टिटेनस सेपरेटली भी पूछा जाता है और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, एंटेरिक फीवर है, ठीक है, जो कि एस टाइफी है, तो एस टाइफी के बारे में भी पूछा जा सकता है और एंटेरिक फीवर के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जस्ट मैंने आपको यहाँ पर एक आपको वे पता चले कि कोई भी अगर बैक्टीरिया पूछा जाता है तो उसके लिए अंदर क्या क्या लिखना रहता है, बिकॉज कि एग्जाम के अंदर क्या होता है कि हमको ये सारी चीज़ें इस तरीके से ही एज इट इज़ दी जाती हैं, और जब हम हमारी प्रिपरेशन करने लगते हैं या फिर तो हम नोट्स बनाने लगते हैं तो हमको ये पता नहीं होता कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, या फिर तो मैं आपको सिंपली बता सकती थी कि स्टेफाइलोकोकाई इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोकोकाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस जस्ट आपने इतना ध्यान रखना है कि जब भी स्टेफाइलोकोकाई पढ़ो, स्टेफाइलोकोकाई या फिर तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पढ़ो, तो उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका विरुलेंस फैक्टर और उसका पैथोजेनेसिस आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे टिटेनस है, ठीक है, तो वो टिटेनस है, एंटेरिक फीवर है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों डिजीजेज है। ठीक है, तो उनके अंदर आपको पूछा जाता है उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाईली इंपॉर्टेंस, दूसरा है उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसका हर एक आपको डिजीज अगर पूछी जाती है तो उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आना ही आना चाहिए, उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें। उसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम जाते हैं तो देयर इज अगेन मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ नीसेरिया गोनोरिया। उसी तरीके से उसी फैमिली का दूसरा बैक्टीरिया आपके पास नीसेरिया मेनिंजिटिडाइटिस। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है। उसके अलावा इकोलाई, जैसे इस्चेरिशिया कोलाई है, ठीक है, तो उसके अंदर से जो डिजीज़ भी होती है तो उसको हम अलग से कुछ नाम नहीं देते, बस उसको हम ये बोल देते हैं कि इसका इकोलाई है। जैसे एंटेरिक फीवर है, टिटेनस है, ठीक है, तो उस तरीके से उसका कुछ नाम नहीं होता, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको साथ में ही दिया जाता है। जैसे मॉर्फोलॉजी लिखनी है, विरुलेंस फैक्टर लिखना है, पैथोजेनेसिटी देखनी है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे पैथोजेनेसिटी देखनी है, क्लिनिकल सिंड्रोम देखना है एंड उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इकोलाई के बारे में। उसके अलावा वापस यहाँ पर आ जाओ, जैसे एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द विब्रो कोलेरा। ठीक है, विब्रो कोलेरा उसकी वजह से क्या होता है, कोलेरा होता है, तो ये कोलेरा भी आपको अलग से पूछा जा सकता है या फिर तो इसके साथ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, एच इन्फ्लुएंजा के बारे में है, ठीक है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के बारे में। देन लास्टली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट स्टिल हो सकता है कि आपको ये शॉर्ट नोट में पूछा जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 8 वाले चैप्टर के ऊपर जाएंगे, विच इज एसिड फास्ट बैक्टीरियाज। तो जैसे मैंने आपको बोला, एसिड फास्ट बैक्टीरिया जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड फास्ट बैसिलाई तो तुमको कर ही लेना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है ये। ठीक है, सो एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके अलावा यहाँ पर ही मैंने जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, जो हमारा पल्मोनरी टीबी होता है, उसके जो क्वेश्चन है उसको इंक्लूड कर दिए हैं कि उसके अंदर से आपको पैथोलॉजी ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस लिख देना है। ठीक है, उसके अलावा जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, जिसकी वजह से लेप्रेसी डिजीज होती है, ठीक है, तो उसके बारे में तीसरा वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, स्पाइरोकेट्स के बारे में देखेंगे, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज कि स्पाइरोकेट्स जो हैं वो मतलब कि बहुत कम भी हैं। और उसके अलावा जो आपने पैथोलॉजी वाला मेरा चैप्टर देखा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी मैंने सिफिलिस के बारे में बात करी थी। तो सिफिलिस आपको पैथोलॉजी में भी पूछा जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछा जाएगा, आगे जाओगे थर्ड ईयर में जाओगे तो गायनिक में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें जो ईयर वाइज पूछी जाती है, तो एक बार अगर आप कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखना है। आगे फंगाई की बात करेंगे। यहाँ तक जो हमने बात की वो इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी था, उसके अलावा दूसरा आपके पास था बैक्टीरिया। अब आते हैं फंगाई, उसके बाद जस्ट आपका पैरासाइट रह जाता है और आल्गी रह जाती है। आल्गी के बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने कर ही लेनी है, बैक्टीरिया, फंगाई एंड पैरासाइट। ठीक है, फंगाई के बारे में बात करेंगे, इतनी ज़्यादा फंगाइज नहीं है, यस, और बीच में वायरस छूट गया। वायरस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताती हूँ कौन कौन से वायरस इंपॉर्टेंट है। अभी फंगाई की हम बात कर लेते हैं, स्टेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंगाई। सेकंड थिंग विच इज क्लासिफाई द फंगाई बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स एंड द टाइप्स ऑफ द इन्फेक्शन एंड लास्टली द कैंडिडास। ठीक है, फंगाई है तो बहुत सारे, लेकिन उसी अंदर से एक ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन निकल कर आता है, विच इज अ कैंडिडियासिस। ठीक है, या फिर तो कैंडिडा, राइट, तो ये आपने कर ही लेना है। इसके अंदर से मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट नोट ही पूछी जाती हैं। ठीक है, या फिर तो आपका जो एमसीक्यूज वगैरह है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा पैरासाइट की अगर हम बात करते हैं तो जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है, तो वो जो पैरासाइट इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके पहले वाले जो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो जस्ट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन है कि भाई होस्ट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अगेन इसके बारे में शॉर्ट नोट भी आती हैं। ठीक है, लाइक इसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो और दूसरी चीज़ की वाइवा में भी इसके बारे में क्वेश्चन होते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल, क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है कि वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले फुल क्वेश्चन है वो शुरू होता है। ठीक है, जैसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, बेसिलरी डिसेंट्री है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफरेंस है, दैट मीन्स कि ये आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा, जो आप यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन देख पा रहे हो वो। उसके बाद आता है गियार्डिया लिम्बिया, उसके अलावा ट्राइकोमोनालिस वजानालिस एंड दी प्लाज्मोडियम स्पीशीज। सारी प्लाज्मोडियम स्पीशीज से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको मलेरिया भी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि मलेरिया की साइकिल बताओ, मलेरिया के पैरासाइट की साइकिल बताओ। ठीक है, उसके होस्ट के बारे में बताओ, चीज़ मस्कीटो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको पूरी जा सकती है। उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे के सारे जितने पांचों के पांचों प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ना ही नहीं है। देन लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है विच इज़ लेस्मिया डोनोवानी। ठीक है, तो ये भी आपको फुल क्वेश्चन में, सारे के सारे फुल क्वेश्चन है यहाँ पर। जस्ट जो फर्स्ट वाला है वो आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, एंड द थर्ड वन वो आपको शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। ठीक है, थर्ड वन जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट नोट। आगे बढ़ेंगे हेलमिन्थिस के बारे में देखेंगे। तो हेलमिन्थिस भी मतलब कि इसके अंदर से एक दो जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारी चीज़ें आप आगे सेम ही देख पा रहे होंगे, जैसे हमने इसके अंदर भी सेम चीज़ें देखी थी, मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, क्लिनिकल फीचर एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सबके बारे में सेम चीज़ें लिखनी है, जस्ट जो माइक्रो चीज़ें हैं वो डिफर करती हैं। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर पहला है इग्नोसिस ग्रेन्युलोसिस या फिर तो हाइडेटाइड डिजीज। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसका जो हेलमिन्थिस का नाम है वो नहीं पूछा जाता, जस्ट हाइडेटाइटिस डिजीज पूछा जाता है या फिर तो हाइडेटिटी मोल्ड पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एस्केरियासिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल मार्क्स में पूछा जाता है। एंटरोबियस वर्मिक्युलारिस भी पूछा जाता है, एंड वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी अगर आपको डे टू डे लाइफ में भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनको जो हम बोलते हैं ना एलिफेंटाइटिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे पैर के अंदर पैर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, उसको हम एलिफेंटाइटिस बोलते हैं। तो उसको कॉज करने वाला जो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि जस्ट एलिफेंटाइटिस के बारे में बताओ। ठीक है, सभी आपने सेम चीज़ लिखनी है। उसके अलावा वायरोलॉजी के ऊपर जाते हैं, दैट मीन्स कि वायरसेस के ऊपर जाते हैं। ठीक है, वायरसेस आर ऑल्सो वे मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन कौन से इंपॉर्टेंस हैं वो आपको बताना चाहिए, बिकॉज वायरसेस आर बहुत सारे हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ हम देखेंगे इंट्रोडक्शन उसका। सो देयर इज अ मॉर्फोलॉजी ऑफ द वायरस, सेकंड थिंग विच इज अ वायरल इंक्लूजन बॉडीज विद एग्जांपल्स एंड पैथोजेनेसिस ऑफ द वायरल इन्फेक्शन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरसेस बेस्ड ऑन द टाइप एंड न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर से आपको जो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है विच इज अ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन करोगे तुमको पता चल जाएगा, कुछ होते हैं डीएनए वायरस, कुछ होते हैं आरएनए वायरस। ठीक है, तो अब इसके अंदर से भी क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ऑफकोर्स उतनी चीज़ें तो आपको करनी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है। ठीक है, तो जैसे आपने भी देखा होगा या फिर तो अगर आपने क्लिनिक ज्वाइन किया है, अगर आपको मतलब कि थोड़ा बहुत पता है कि किस तरीके का इंडिया के अंदर केसेस आते हैं। सो देयर इज मोर केसेस फ्रॉम द हर्पिस सिम्प्लेक्स। ठीक है, हर्पिस जोस्टर या फिर तो वेरिसिला हम सबको बचपन में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पूछी जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हाईली इंपॉर्टेंस, इसके बारे में हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसकी वो किस किस चीज़ों को कॉज करता है, किस डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके अलावा साइटोमेगेलो वायरस भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जोस्टर है। ठीक है, आगे आरएनए वायरस के ऊपर जाते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर जैसे तुम देख ही पा रहे हो कि मैंने लिखा इन्फ्लुएंजा, मीजेल, रुबेला एंड रेबीज, तीनों चीज़ों को साथ में लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये तीनों चीज़ों की जो वैक्सीन है, ठीक है, वो कंबाइन के अंदर आती है। ठीक है, और तुम यस आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना तो तुमको पता चलेगा कि इन सब के लिए कुछ अलग सेपरेटली वैक्सीन्स भी आती हैं और कुछ उनकी जो मेडिसिन आती हैं। ठीक है, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके बारे में ऑफकोर्स आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बट अगर आपको वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि क्लिनिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, बिकॉज कि क्लिनिकली बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं, तो आपको आगे जाकर भी ये चीज़ काम में आएगी ही। ठीक है, वापस आते हैं हमारे आरएनए वायरस के ऊपर। जो इन्फ्लुएंजा वायरस इंपॉर्टेंट है, मीजल, रुबेला, रेबीज। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पे पूछे जाता है। दूसरी चीज़ है कोरोना वायरस, जिसे आपको ऑफकोर्स हम सबको पता है, जब हम पढ़ते थे तब इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था कोरोना वायरस का, लेकिन अभी है, तो अभी आपको ये चीज़ पूछी जा सकती है फॉर शॉर्ट नॉट फॉर फुल क्वेश्चन। ठीक है, HIV मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंस। ठीक है, जितना मलेरिया इंपॉर्टेंस रखता है उतना ही HIV इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, मलेरिया, HIV, TB, ये सारी ऐसी चीज़ें ये पूछी जाती हैं। ठीक है, हिपेटाइटिस ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस है। हिपेटाइटिस आप अपने जो पैथोलॉजी है उसके अंदर भी करोगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर देख रहे हो जैसे बैक्टीरिया है। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है बैक्टीरिया है, ह्यूमन माइक्रोबिनोम है, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, कल्चर मीडियाज है, जो पहले वाले सारे चैप्टर्स थे वो आपको फर्स्ट टाइम में पूछे जाएंगे। उसके अंदर उसका टोटल मार्क्स कितना है, 12 मार्क्स है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे जो चैप्टर्स है वो सब मिलाकर आपको 12 मार्क्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर से LAQ भी नहीं आएगा। ये चाहे आपकी टर्म एग्जामिनेशन हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, सेम पैटर्न रहने वाला है, तो इसके अंदर से कोई भी LAQ नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपको दूसरे सारे तुम चैप्टर्स देखोगे, जैसे ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर तो ग्राम नेगेटिव को भी ले लो साथ में, तो ये सारे सबके अंदर से आपको LAQ पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ही कि क्या फुल क्वेश्चन में आएगा, क्या शॉर्ट नोट में आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपने देख लेना है। ये पूरा का पूरा आप चार्ट देख ही सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्या फर्स्ट टर्म में आएगा, जो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट चैप्टर आने वाला है वो आपको सबसे पहले करना है। ठीक है, बिकॉज कि आपको अभी फर्स्ट टर्म की एग्जाम देनी है, राइट, और सेकंड टर्म के आप बाद में भी कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं, हम बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आपको कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी बुक्स नहीं लेनी है। आई नो कि थोड़ा डिले हुआ है इस लेक्चर के लिए, बट स्टिल अगर आपको कहीं से जो है कि
PDF मिलती है तो आप देख सकते हो, या फिर तो अभी तक अगर आपने बुक्स नहीं खरीदी हैं तो अभी आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थियरी के लिए अलग से बुक्स का रिकमेंडेशन दे रखा है और अलग से प्रैक्टिकल की बुक्स जो होती है उनका भी रिकमेंडेशन दे रखा है। इसके अंदर से मैं कौन सी बुक यूज़ करती थी अगर मैं आपको बताऊँ तो जो 2nd and 3rd नंबर की बुक है विच इज़ अनंत नारायण, एंड 3rd नंबर की है चटर्जी, ठीक है। तो मैं दोनों यूज़ करती थी। जो चटर्जी है वो खास करके पैरासाइटों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। और ये जो अनंत नारायण है या फिर तो पानीकर, दोनों के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर आपको बैक्टीरिया, वायरसेस और इवन दो साइड से पैरासाइट्स भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, और जो आगे के चैप्टर्स थे लाइक डिसइंफेक्शन वगैरह वाली चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यूज़ करी थी। उसके अलावा जो दूसरी बुक्स हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन उनके बारे में मुझे इतना ज़्यादा, बिकॉज कि जब मैं पढ़ती थी तब शायद से ये बुक्स रिलीज़ भी नहीं हुई थी, ठीक है। तो ऐसा है कि या फिर तो इसका थर्ड जो एडिशन है वो रिलीज़ हुआ होगा, जो अपूर्वा है उनका। तो मुझे इतना ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है। अगर आपने देखी है, अगर आपके लाइब्रेरी के अंदर ये बुक्स हैं तो आप एक बार देख सकते हो, और अगर आपको वो अच्छी लग रही हैं कि उनका जो लैंग्वेज है वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो आप वो बुक्स भी ले सकते हो, ठीक है। देन तो जो 4th वन है घोष एंड अगेन पानीकर, यहाँ पर है टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। तो समझ सकते हो कि जो नीचे की 2 हैं वो खास करके पैरासाइटों के लिए हैं, और ऊपर की 2 है उसके अंदर आपको बैक्टीरिया, वायरस और जो आगे के चैप्टर्स थे, फंगाई थी, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उस तरीके से आपने देखना है। हो सकता है कि जो ऊपर वाली 2 माइक्रोबायोलॉजी की बुक्स हैं उसके अंदर पैरासाइटों की इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, इसीलिए आपको पैरासाइटो अलग से लेनी पड़ती है। आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। सो प्रैक्टिकल के अंदर अगर हम देखने जाएंगे सो डॉक्टर बजेरा की जो प्रैक्टिकल की बुक है विच इज़ क्वाइटली गुड, ठीक है। उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से स्लाइड्स वगैरह दिखाई जाती हैं, ठीक है। जो कल्चर मीडियाज़ हैं वो अच्छे से आपको दिखाई जाती है, और उसके अंदर आपको डिसइंफेक्शन के बारे में भी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जो फर्स्ट बुक है उसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, राइट। तो आप वो चीज़ देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अब आपका जो इंपॉर्टेंस आप जो देख रहे थे जिसके लिए विच इज़ अ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो स्पॉटिंग होती है, ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको जस्ट देखनी होती है, डेमोन्स्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, कि इसका यूज़ देखना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो NCH है उसने कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं कि आपने ये चीज़ें रखनी है। इनके अंदर से कोई एक चीज़ आपने बच्चे के पास करवानी है, बिकॉज कि माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर तो पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हाईली उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। लाइक जो लेबोरेटरी के अंदर हम चीज़ें देखते हैं, जैसे आप किसी ब्लड एग्जामिनेशन करवाने जाते हो, जो हम लैब डायग्नोसिस देखते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ना वो आपको खुद को भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो तुम, अगर हम यहाँ से शुरू करें, प्रैक्टिकल से शुरू करें, तो ये सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो आपको खुद करने होते हैं, ठीक है। आपको करवाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी करवाएगी आपको, खुद आपके वहाँ पर अगर लेबोरेटरी है तो वो करवाते हैं, ठीक है। जैसे ABO ग्रुपिंग हो गई, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो गया, उसकी 2-3 कुछ मेथड्स हैं वो हैं। उसके अलावा उसके जो भी सारे एपरेटस हैं उसके नाम आपको आने चाहिए। एंड रेड ब्लड सेल काउंट है, वाइट ब्लड सेल काउंट है, देन डिफरेंशिएटल काउंट है, एंड द मॉर्फोलॉजी है। उसके अलावा जो ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम मेथड, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम वाली जो मेथड है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हो सकता है कि आपको जो आपका वाइवा का एग्जाम हो, मतलब कि प्रैक्टिकल का एग्जाम हो, उसके अंदर ये चीज़ आपके पास करवाएं, ठीक है। बहुत ईजी है, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे तुम करते जाओगे तुमको खुद को मजा आएगा ये चीज़ करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लेना। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन है, तो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड स्टेनिंग एंड थिक एंड थिन फिल्म। उसके अलावा प्लेटलेट काउंट है, एग्जामिनेशन ऑफ फीसिस है, एंड सीमेन एनालिसिस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, या फिर तो इनके जो नॉर्मल काउंट होते हैं, ठीक है, वो आपको बताना चाहिए, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर जाएंगे, सो देयर इज अ माइक्रोस्कोप के जो सारे पार्ट्स हैं वो आपको बताने चाहिए, सारे पार्ट्स किस काम में आते हैं वो बताना चाहिए, ठीक है। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन अगेन जो हमने आगे पढ़ा भी है इसके बारे में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ईजी रहेंगी। ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको आगे बताई। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर मोटिलिटी प्रिपरेशन, एसिड फास्ट स्टेनिंग एंड कॉमन कल्चर मीडियाज। कॉमन कल्चर मीडियाज और एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है उनके सबके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कल्चर मीडियाज है तो बहुत सारी कल्चर मीडियाज है, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सी कल्चर मीडिया रहेगी वो आपको बताना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, स्पॉटिंग, ठीक है। स्पॉटिंग के अलग से मार्क्स होते हैं, ये आपने छोड़ना ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, कौन सी चीज़, मतलब कि आप चाहो ना तो गूगल करके भी देख सकते हो। जैसे हीमोग्लोबिनोमीटर है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आधे होते हैं आधे नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज़ क्वाइटली बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है ये, बट अगर हमको तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके भी हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एज अ डॉक्टर। तो आपने क्या करना है, जैसे एक हीमोग्लोबिनोमीटर है तो उसको गूगल करके देख लो वो कैसा दिखता है, उसका काम क्या है, इसकी भी एक अलग से नोट्स बना लो, ठीक है। तो तुमको क्या है कि आगे जाके भी ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। लिस्ट आप देख पा रहे हो। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये भी ऑफकोर्स आपको मजा आएगा ये सारी चीज़ें करने में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्लिनिकली। जैसे आपका हीमोग्राम है, कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, यूरिन रिपोर्ट है, यूरिन रिपोर्ट में क्या क्या आता है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर जो सारी चीज़ें होती है वही आपको यूरिन रिपोर्ट में दिखेंगी, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा रीनल फंक्शन टेस्ट है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, ठीक है। TSH है, T3 है, T4 है, ठीक है। उसकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज़ है हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कॉमन स्लाइड एनी 15, ये आपकी यूनिवर्सिटी रखेगी कि भाई कौन सी स्लाइड्स रखनी है, लेकिन 15 स्लाइड्स ही होंगी। एंड ग्रॉस पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन, ठीक है, कि कोई भी डिजीज़ वाला पैथोलॉजी का स्पेसिमेन आपको दिया जाएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइक जैसे खास करके प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये सारे हमको उसके नाम मिलते हैं, जो सारी चीज़ें मैंने आपको आगे बताई, ठीक है। जो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से आपको क्या पूछा जाएगा, उसका मार्क्स कितना है, राइट।
तो टोटल 10 मार्क्स होते हैं इन सारी चीज़ों के मिलाकर। तो आपको ऑफकोर्स अब पता चल गया होगा कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। दूसरा, यहाँ पर से स्पॉटिंग शुरू होती है, ठीक है, जितने 15 मैंने आपको स्पॉटिंग बताई हैं वो सारी स्पॉटिंग यहाँ पर आ जाएंगी, तो उन सब के टोटल मिलाकर 25 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके अलावा है स्पॉटिंग स्लाइड्स, जो मैंने आपको स्लाइड बताई यानी 15 किया था मैंने, ठीक है, तो उसके 25 मार्क्स है टोटल। एंड लास्टली जनरल जो आप लिखोगे और जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका रहेगा, ठीक है, वो आपकी यूनिवर्सिटी को देने हैं, तो उसके टोटल 15 मार्क्स हैं। तो आपके हाथ में 25, 25, 25 एंड 10 इतने मार्क्स तो आपके हाथ में है ही, बाकी के जस्ट 15 मार्क्स जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी के हाथ में, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम खत्म करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, होपफुली आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हुए होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।